हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका सोशल स्टडी विद एसएसपी, आपका अपना चैनल। लास्ट क्लास में हमने नाइन्थ के कुछ कॉन्सेप्ट किए थे और उसके बाद हमने 10th क्लास का चैप्टर 1 किया था जो कि नेशनलिज्म इन यूरोप था। आज हम करेंगे नेशनलिज्म इन इंडिया, दैट इज़ फॉर इंग्लिश मीडियम, बट आई एक्सप्लेन दिस टॉपिक इन बोथ मीडियम, हिंदी और इंग्लिश दोनों में मैं इसे एक्सप्लेन करूंगा। तो समय बर्बाद ना करते हुए मैं आपको ये बता दूं कि देयर आर 75 क्वेश्चंस इन दिस बुक, मीन्स कि 75 क्वेश्चंस जो हैं वो मिडल ऑफ चैप्टर हैं। देखिए, जब तक आप मिडल ऑफ चैप्टर क्वेश्चंस नहीं करेंगे तब तक आप 100% उसको टारगेट नहीं कर सकते हैं जो आपका बोर्ड एग्ज़ाम होगा। एंड एज यू नो दैट इट इज़ अ मंथ ऑफ फैब एंड योर बोर्ड एग्ज़ाम will be on 14 or 15 March. I think it is 15 March 2023. So it is very important to you that take this video and watch this video very seriously. तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि इस वीडियो को आप बहुत अच्छी तरह से देखें, क्योंकि आपका 15 मार्च 2023 को SST का बोर्ड एग्ज़ाम है 10th क्लास का। समय बर्बाद ना करते हुए हम टॉपिक पे आते हैं और देखते हैं कि 75 क्वेश्चन जो हैं उसमें से हमने 40 क्वेश्चन यहाँ पर डिस्कस किए हैं, जो कि 7 पॉइंट्स के जरिए हम उन 40 क्वेश्चंस को इंक्लूड करेंगे। तो वो 40 क्वेश्चंस जो है आपका, ये एक पार्ट 1 में है। इस वीडियो के पार्ट 3 पार्ट्स बन सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि पार्ट 2 में ये वीडियो कंप्लीट हो जाए, जो कॉन्सेप्ट है। उसके बाद जो मेन पॉइंट्स होंगे वो हम थर्ड में करेंगे, ताकि आप क्विक रिव्यू में इसको देख सकें। तो थर्ड पार्ट आपको तभी समझ में आएगा जब आप दोनों पार्ट ध्यान से देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इसका फर्स्ट पार्ट। ओके, as I told you that this video will consist 40 questions, that is middle of chapter of your NCERT book history। तो इसमें 40 क्वेश्चंस को हमने इस तरीके से किया है कि 7 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। फर्स्ट में आते हैं आइडिया ऑफ सत्याग्रह। आइडिया ऑफ सत्याग्रह में है, फिर मैं आपको बता दूं आइडिया ऑफ सत्याग्रह, द रॉलेट एक्ट एंड नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट, इंपैक्ट ऑफ NCM नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट एंड डिमांड ऑफ पीजेंट्स इन NCM नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट, NCM इन ट्राइबल एरियाज, नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट का ट्राइबल एरिया में क्या इफेक्ट पड़ा, किस तरह से स्प्रेड हुआ, और विड्रॉल ऑफ NCM। मतलब बेसिकली हम NCM के अंदर नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट, जिसे हिंदी में असहयोग आंदोलन कहते हैं, उसमें हम सभी टॉपिक्स यानी 40 क्वेश्चंस जो है उसको डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। सॉरी। आइडिया ऑफ सत्याग्रह। देखिए, आइडिया ऑफ सत्याग्रह में यानी कि सत्याग्रह क्या होता है। सत्याग्रह, जैसे कि आपको नाम से पता चला होगा कि आप कोई भी अपनी डिमांड रखते हैं तो वो सत्य के आग्रह है, यानी कि ट्रुथ के बिहाफ पे आप उसको रख रहे हैं, तो उसे सत्याग्रह कहते हैं। आप वायलेंस यूज नहीं करेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। जो सामने वाली पार्टी है वो आपको कुछ भी करती रहे, वो जो गांधी जी का कहना है कि आपको एक गाल पे मारता है तो आप दूसरा बढ़ा दें, समथिंग कुछ ऐसे ही है, उसे कहते हैं सत्याग्रह। कि सामने वाला आपको कुछ भी करता रहे लेकिन आप अपने लिए सत्य के लिए आग्रह कर रहे हैं, आपकी जो डिमांड है वो नेगेटिव नहीं है। इफ यू आर पॉजिटिव देन यू कैन टेक एंड यू कैन वॉक ऑन द पाथ ऑफ सत्याग्रह। सो दैट इज द थ्योरी एंड आइडियोलॉजी ऑफ सत्याग्रह, कि हमें उस पर ही चलना है, सत्य के आग्रह पे चलना है। वी कांट फॉलो द वायलेंस। आपको ध्यान रखना है कि हम वायलेंस फॉलो नहीं कर सकते। वायलेंस वैसे ही फॉलो करते हैं रेवोल्यूशन में। अगर हम बात करें लॉन्ग चेंजेस की, देन इट कैन बी डन इन मूवमेंट। और मूवमेंट में अक्सर, मूवमेंट को हिंदी में आंदोलन कहते हैं, आंदोलन में अक्सर ये होता है कि आप चीज़ें जो हैं अपने तरीके से नहीं कर सकते हैं, आपको जो लीडर हैं वो लीड करेंगे, और साथ में ये देखना होता है कि ठीक तरह से काम हो रहा है नहीं हो रहा है। इट मीन्स कि आप वॉयलेंस तो यूज़ नहीं कर रहे हैं। अगर जहां आपने वॉयलेंस यूज़ किया तो वो आपका मूवमेंट फीका पड़ सकता है या वो मूवमेंट आपका खराब हो सकता है। चलिए टॉपिक पे आते हैं, आइडिया ऑफ सत्याग्रह। देखिए, हम सभी जानते हैं कि गांधी जी ने जो अपनी लॉ की एजुकेशन है वो लंदन से ली है और उसकी प्रैक्टिस करने गए थे साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका में कहाँ गए थे ये हमारा टॉपिक नहीं है, मैं आपको बस बताता हूँ, आप सुन लीजिए। साउथ अफ्रीका में जहाँ वो रहते थे उसका नाम है टॉलस्टॉय फॉर्म। वहाँ उन्होंने अपार्थाइड सिस्टम देखा और वहाँ भी उन्होंने सत्याग्रह मूवमेंट चलाया था। देन सडनली ही रियलाइज दैट इन हिज ओन नेशन कंट्री देयर वाज अ टाइप ऑफ डिस्क्रिमिनेशन एंड अ टाइप ऑफ सपरेशन। बहुत ज़्यादा उनके ही नेटिव कंट्री में लोगों को सताया जा रहा है। सो ही रिटर्न टू इंडिया इन 1915। जनवरी 1915
15 में वो इंडिया वापस आए, और जब वो इंडिया वापस आए थे तो उनको एक इनविटेशन मिला BHU में सॉरी BHU में उनको इनविटेशन मिला, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में उनको इनविटेशन मिला, और वहाँ पर उन्होंने जाके देखा कि उस कॉलेज में सिर्फ वही बच्चे पढ़ रहे हैं जो अमीर हैं और लोअर कास्ट के पढ़ ही नहीं रहे। तो उन्होंने काफ़ी लंबा स्पीच दिया था कि ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। तभी वहाँ पर एक फार्मर थे जो कि चंपारण से आते हैं, वो बहुत ज़्यादा उनसे प्रभावित हुए गांधी जी से, और उन्होंने कहा ये एक ऐसे इंसान लग रहे हैं जो कि हमारी प्रॉब्लम्स को दूर कर सकते हैं। तो दे ब्रॉट दैम टू चंपारण, उनको चंपारण ले गए। चंपारण इज सिचुएटेड इन बिहार एज ऑल ऑफ यू नो। तो वहां ले गए, कब ले गए थे? 1916 में। जब चंपारण ले गए वहां पर, तो गांधी जी ने देखा कि इनकी समस्या तो कुछ और ही है। इट मीन्स कि इनको टैक्सेस ज़्यादा पे करने पड़ रहे हैं। टैक्सेस मीन्स कि जो उनकी फार्मिंग है, उस फार्मिंग पे टैक्स लिया जाता है, जिसको लगान भी बोलते हैं। तो उस पर टैक्स लिया जाता है। उस पर उन्होंने, जो वहाँ के जो फार्मर्स थे, वो बहुत इस चीज़ से ज़्यादा ग्रीफ में थे, बहुत ज़्यादा टेंशन में थे कि ऐसा नहीं होना चाहिए, हमसे इतने ज़्यादा टैक्सेस क्यों ले जा रहे हैं। उन्होंने अपनी प्रॉब्लम गांधी जी को, ही शेयर द प्रॉब्लम टू हिज गांधी जी, एंड गांधी जी स्टार्ट हिज मूवमेंट, सत्याग्रह मूवमेंट। सत्याग्रह मूवमेंट में उन्होंने यही काफ़ी इनिशियली, जैसा कि आपको बताया कि कोई मूवमेंट है जिसमें हम वायलेंस का सहारा नहीं लेंगे, तो उन्होंने काफ़ी इसको स्लोली चलाया और काफ़ी अच्छे तरीके से चलाया, और उनको इस चीज़ में कामयाबी मिली। और बेसिकली जो वहाँ के जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, उनको उनकी बात माननी पड़ी, जो भी इनकी डिमांड रही होगी वो इनको माननी पड़ी। वो डिटेल में तो आपको बुक में नहीं बताया गया है, और मैं चाहता भी नहीं कि वीडियो ज़्यादा लंबी बने। चलिए, इसके बाद इनको बस यू हैव टू लर्न दैट इट इज़ द फर्स्ट मोमेंट ऑफ गांधी जी दैट ही हैड बीन सक्सीड। तो जब भाई ऑब्वियस सी बात है कि आप किसी आंदोलन में सक्सेस हो जाते हैं, तो आपका एक थोड़ा सा मुकाबला अपने अंदर, आपके अंदर क्वालिटी और ज़्यादा बढ़ जाती है, इंप्रूवमेंट बढ़ जाती है, आप फॉर्म में आ जाते हैं और चाहते हैं कि और भी ज़्यादा इंप्रूवमेंट हो। ये इसी तरह से आप ले सकते हैं, जैसे कि किसी एग्ज़ाम को आपने 3 साल बाद क्रैक कर लिया, 3 साल से नहीं कर पा रहे थे, 3 साल बाद कर लिया, तो आपके अंदर एक अलग कॉन्फिडेंस जाग जाएगा। तो इसी तरह से हम आते हैं कि इनके अंदर भी कॉन्फिडेंस आ गया गांधी जी के अंदर। देन ही वेंट टू खेड़ा। खेड़ा जाते हैं। अब खेड़ा कहाँ है? खेड़ा जो है वो गुजरात में है। वहां भी पीजेंट्स की समस्या थी। पीजेंट्स की समस्या क्या थी वहां पर? कि क्रॉप फेलियर, क्रॉप फेल हो जाता था, कुछ वहां पे पैंडेमिक आ गया था। उसके बाद भी ये ब्रिटिश गवर्नमेंट क्या कर रही थी कि उन्हें सप्रेस कर रही थी, उनसे टैक्सेस ले रही थी। उनको मतलब ही नहीं था कि कितना प्रोडक्शन हो रहा है, कितना नहीं हो रहा, बस उनको अपने टैक्सेस से मतलब था। तो गांधी जी ने यहाँ भी ये मूवमेंट चलाया था, और ही हैड बीन सक्सेसफुल ऑल्सो हेयर। एंड यहीं पे हम देखते हैं कि 1918 में इन्होंने एक और मूवमेंट, मतलब एक और प्रॉब्लम सॉर्ट आउट की, जो कि यहाँ के मील वर्कर थे। मील वर्कर थे कहाँ के? अहमदाबाद के मील मजदूर। अहमदाबाद ऑल्सो इज सिचुएटेड इन गुजरात। और ये मील वर्कर की जो समस्या थी उसमें भी यही थी कि उनसे एक तरह से बेगार की तरह वर्क करवाया था। अब ये बेगार क्या होता है? देखिए, बेगार जो लिखने की जरूरत नहीं, मैं आपको ऐसे बता दूं। बेगार उसे कहते हैं कि फोर्सफुली वर्क करवाना, आपके अकॉर्डिंग वेजेस नहीं देना, और जितना मर्जी उतना काम करवाना। तो इस तरह से उनसे काम करवाया था। उनके अकॉर्डिंग वर्क उनको नहीं मिल रहे थे, वेजेस नहीं मिल रहे थे, तो उन्होंने भी वहाँ पर मूवमेंट स्टार्ट किया। इन तीनों मूवमेंट में उनको वहाँ पर सक्सेस हासिल हुई। चलिए, अब आते हैं रॉलेट एक्ट। तो इसी बीच में एक ब्रिटिश ऑफिशियल था जिसका नाम था जनरल डायर। जनरल डायर क्या करते हैं कि एक लॉ ले आते हैं इंडियंस के लिए, जिसे कहते हैं रॉलेट एक्ट। अब रॉलेट एक्ट ये कहता था कि किसी भी प्लेस में 4 या 4 से ज़्यादा आदमी खड़े नहीं हो सकते हैं। अगर खड़े होंगे तो उन्हें बिना किसी कार्रवाई के पुलिस स्टेशन में डाल दिया जाएगा, और कभी कभार तो उनको सीधा जेल में डाल दिया था। उन पर कोई कार्रवाई नहीं होगी, कोई हायरिंग नहीं होगी, कोई दलील नहीं होगी, कोई वकील नहीं होगा, उनको डायरेक्ट डाल दिया जाएगा। तो ये जब गांधी जी ने सुना, ही वेंट टू हड़ताल। उनका भाई ऐसे तो काम चलेगा नहीं, क्योंकि ये तो हमारे साथ गलत हो रहा है। हमारे देश में आके हमारे ही लोगों के साथ हमारे सामने इस टाइप की हरकतें कर रहे हो आप, तो ये चीज़ तो गलत है। और ये दैट टाइम वी कैन से दैट गांधी जी वॉज ऑल्सो राइट कि हमारे ही घर में कोई आके हमसे ही उल्टी सीधी काम करवाए, हरकतें करवाए, या कौन टॉलरेट करेगा ये चीज़। चलिए, तो इसलिए 6 अप्रैल को गांधी जी क्या गए? हड़ताल पे चले गए। 6 अप्रैल को गांधी जी हड़ताल पे चले गए। गांधी जी हड़ताल पे कब गए? 6 अप्रैल।
कब गए? 6 अप्रैल 1919 को। 1919 6 अप्रैल 1919 को गांधी जी कहाँ चले गए? हड़ताल पे चले गए। अब क्या होता है कि गांधी जी जब हड़ताल पे गए, क्यों गए थे? क्योंकि उनका शुरू से एक ही चीज मानना था, हम वॉयलेंस फॉलो नहीं करेंगे, हिंसा का यूज नहीं करेंगे, हड़ताल में हम खुद मर जाएं मगर हम हिंसा हथियार नहीं उठाएंगे, अदरवाइज हमारी वो सामने वाला बात नहीं मानेगा। चलिए, तो जलियांवाला बाग इंसिडेंट भी इसी कारण हुआ। जब ये 6 अप्रैल को हड़ताल पे जाने वाले थे तो उससे पहले ही इनको दिल्ली आने, इनको कुछ जरूरी काम था तो दिल्ली आना इनको बंद कर दिया गया। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इनको दिल्ली आने से रोक लगा दी और इनके जितने सपोर्टर थे सबको जेल में डाल दिया गया। तो इसलिए इन्होंने 6 अप्रैल का जो था ये अपना भूख हड़ताल ये कैंसिल कर दिया। और इसी विषय में सेम डे मीन्स 6 + 7 13, अगर 6 अप्रैल सपोज कि 6 अप्रैल संडे का दिन है तो 13 अप्रैल भी संडे का दिन होगा, तो सेम डे बट डेट अलग थी। 13 अप्रैल को क्या होता है कि बैसाखी का दिन होता है और पंजाब के अमृतसर में एक जगह है जो कि एक बाग है, एक गार्डन है जिसे जलियांवाला बाग कहते हैं। वहाँ पे कुछ लोग बैसाखी सेलिब्रेट करने गए थे, कुछ लोग इस टॉपिक पे बात करने गए थे। ये बात किसे पता चल गई? जनरल डायर को। जनरल डायर ने क्या किया कि उसके जो 2 गेट हैं उसको क्लोज करवा दिया, गार्डन के गेट को क्लोज करवा दिया और वहाँ पर फायरिंग करवा दी। फायरिंग में चारों तरफ से उसने फायरिंग करवा दी और बहुत सारे लोग मारे गए, बच्चे मारे गए, फीमेल्स मारी गई और बहुत सारे सिख्स वगैरह जो भी थे वहाँ पे सब मारे गए। ज़्यादातर उसमें इतनी ज़्यादा भगदड़ मची कि भगदड़ में भी कुछ लोग मारे गए थे। तो जब ये पता चली तो एक तरह से ये इंसिडेंट पूरे, इसकी जो न्यूज़ है पूरे हिंदुस्तान में फैल गई और लोगों को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। और वो ये चीज़ अब ऐसा चाह रहे थे कि हमने अब बहुत ज़्यादा टॉलरेट कर लिया, बहुत ज़्यादा सहन कर लिया, अब हम इनको सहन नहीं करेंगे ब्रिटिश गवर्नमेंट को, तो हमें एक मास मूवमेंट करनी चाहिए। तो मास मूवमेंट के इंतज़ार में गांधी जी भी थे। अब मास मूवमेंट क्यों करना चाहिए? क्योंकि लोग इस चीज़ के लिए प्रॉपर वे में तैयार थे। दूसरी बात यह कि जब लोगों ने इसका विरोध किया तो उनको सप्रेसिंग करवाया गया, ना खड़े करवाए गए, जूतों के नीचे डाला गया और उनको मारा गया, घर से उठा लिया गया, जेल में डाल दिया गया। यानी कि इन्होंने ही हमारे लोगों को मारा और हमारे ही लोगों को इतने ज़्यादा टॉलरेट, इतना ज़्यादा टॉर्चर कर रहे थे। तो इसलिए अब इन्होंने कहा भाई ऐसे काम नहीं चलेगा, अब तो हमें ये चीज़ स्टार्ट करनी पड़ेगी। तो होता क्या है कि इट इज़ द टाइम ऑफ 1918। देखिए आप लोगों को पता होगा कि 1914 से 1918 क्या हुआ था? फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था, जो कि 2 पार्टीज के बीच में लड़ा गया था, हम कह सकते हैं। एक थी उसमें एलियड पावर और दूसरी थी एक्सिस पावर। ये हमारा टॉपिक नहीं है, वैसे थोड़ा सा रिलेटेड है इसलिए मैं बता रहा हूँ, वीडियो बड़ी ना बने इसलिए मैं ज़्यादा डिटेल नहीं बताऊंगा। बस ये समझ लीजिए कि एलियड पावर में 3 कंट्रीज थे, एक्सिस पावर में 3 कंट्रीज थे। एक्सिस पावर में जो हेड कंट्री थी उसका नाम जर्मनी था, एलियड कंट्री में जो हेड कंट्री थी उसका नाम फ्रांस था। फ्रांस के सपोर्ट में कौन था? ब्रिटेन जो था वो सपोर्ट में था। अब देखिए ब्रिटेन अगर सपोर्ट में है यानी कि आप पर किसी ने अगर कब्जा कर रखा है, उसकी किसी से लड़ाई हो रही है तो आपकी भी उसी से लड़ाई हो रही है, ठीक है। तो ये चीज आपको देखना पड़ेगा कि अगर ब्रिटेन उसके सपोर्ट में, इट मींस कि आप लोग भी हम लोग भी एज अ इंडियन फ्रांस के सपोर्ट में हैं। ओके, तो यहां के जितने भी सोल्जर्स थे, जितने भी लोग थे, उनको मतलब बेगार के रूप में ले जाया गया वहां पर, क्या नाम है, वॉर में, कि हम आपको बहुत सारी फैसिलिटीज देंगे। और वहां जाके फिर उनको छोड़ दिया गया। कितने मरे, कितने वापस आए, कुछ नहीं पता। कितनों को सैलरी मिली, कितने को नहीं मिली, कितनों को घर में पेंशन मिली, क्या हुआ, कोई डाटा नहीं है, कोई उनका रिकॉर्ड नहीं है। ये अंग्रेजों पर विश्वास ही नहीं करना चाहिए, ये अभी तक भी सुधरे हुए नहीं है। खैर टॉपिक पे आते हैं, डोंट टेक इट पर्सनल। ओके, तो ये चीज है। अलाइड और एक्सिस मैंने आपको बता दिया। 1918 में ये वॉर खत्म हो जाता है और जब ये वॉर खत्म होता है तो जो वॉर का जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो बता दिया जाता है जर्मनी पे। तो जर्मनी के अंडर में ऑटोमन एम्पायर था। तो ऑटोमन एम्पायर एक ऐसी चीज है जो कि टर्की में था। टर्की के जो रूलर थे, वहां टर्की जो थी एक मुस्लिम कंट्री थी, तो टर्की के रूलर को खलीफा कहा जाता था। तो ऐसा कहा गया था कि इन्होंने मतलब हम लोगों को, आर्मी को, इंडियन आर्मी को, मतलब यहाँ के जो लोग थे, ये कह के ले गए थे, मुसलमान खास करके इसलिए गए थे क्योंकि अगर हार भी जाते हैं तो हम उनको बहुत सारे
फीचर्स दिलवाएंगे, प्रिविलेजेस दिलवाएंगे और इस्लाम धर्म फैलेगा, मगर ऐसा कुछ नहीं होता है। तो वो टर्की में जो ऑटोमन एम्पायर है बिल्कुल पूरी तरह से खत्म हो जाता है, उसके भी कई तरह के पार्ट्स बढ़ जाते हैं, मतलब बेसिकली वो खत्म ही हो जाता है। तो टर्की में जो ये चीज़ खत्म होती है तो अब इंडियंस को और ज़्यादा गुस्सा आता है कि यार इन्होंने जो बोला था इन्होंने ऐसा कुछ काम किया नहीं, वहाँ पर भेदभाव किया जा रहा है, वहाँ के जो खलीफा उनको हटा दिया गया। तो यहाँ पर जो इस बात का सबसे ज़्यादा जिनको प्रॉब्लम थी वो थी टू ब्रदर्स को। किसको थी? टू ब्रदर्स सॉरी, टू ब्रदर्स कौन थे ये? मोहम्मद अली और शौकत अली। मोहम्मद अली और शौकत अली दो भाई थे। उन्होंने कहा कि हमें एक अलग मूवमेंट करनी चाहिए ताकि हम यहाँ से ब्रिटिश गवर्नमेंट को हटा सकें, इन्होंने हमें बहुत ज़्यादा धोखा दिया है, तो हमें ये करना चाहिए। तो उस समय सबसे ज़्यादा फेमस जो लीडर थे कौन थे? गांधी जी। कौन थे? गांधी जी। तो गांधी जी के पास जाते हैं ये दोनों भाई और कहते हैं कि भाई कि वी वांट टू स्टार्ट अ मूवमेंट दैट कैन बी इंक्लूड ऑल द मुस्लिम्स ऑफ द इंडिया। So Gandhiji was very happy that time that as he was also wanted to start the movement that is called also mass movement। गांधी जी भी इस बात से खुश थे कि यार ऐसा हो कि अब तक तो हम लड़ाई लड़ रहे थे कि सिर्फ हिंदू लड़ रहे थे, अब हिंदू और मुस्लिम भी लड़ेंगे एक साथ, आपस में नहीं। अब हिंदू मुस्लिम भी लड़ेंगे एक साथ ब्रिटिश गवर्नमेंट को भगाने में, ठीक है। तो इसीलिए उन्होंने स्टार्ट कर दिया क्या नाम है आपका नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट स्टार्ट किया नागपुर कांग्रेस सेशन में, ठीक है। देखिए ये क्वेश्चन आता है और ये क्वेश्चन पूछा भी गया है, ये क्वेश्चन इंटरव्यू में भी पूछा जाता है। आप इस क्वेश्चन का विशेष ध्यान रखें कि ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में भी आ सकता है। नागपुर सेशन हुआ था दिसंबर 1920 में। कब हुआ था? दिसंबर 1920 में। और इस सेशन में ही कांग्रेस जो है ये डिसीजन लेती है कि हमें नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट स्टार्ट कर देना चाहिए। देखिए नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट, नॉन का मतलब नहीं, कॉर्पोरेशन का मतलब सहयोग। हम सहयोग नहीं करेंगे। आप ब्रिटिश गवर्नमेंट है, अगर आपके द्वारा बनाया हुआ हमने कपड़ा नहीं लिया, आपके द्वारा बेचा गया नमक नहीं लिया, आपके द्वारा बेचा गया हमने शिक्षा नहीं ली, कुछ एजुकेशन नहीं ली, बुक्स नहीं खरीदी, तो ऑब्वियस ही बात है जब आपको यहाँ पर फ़ायदा नहीं दिखेगा आप अपने आप चले जाओगे। यही चीज़ गांधी जी ने सोचा और लॉन्ग टर्म के लिए हमेशा सोचते थे वो। उन्होंने भी यही सोचा कि भाई ये अगर ऐसा करते हैं तो इसका इफेक्ट तो पड़ेगा, और सच में इसका इफेक्ट पड़ा भी था। नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट में जितने लॉयर्स थे उन्होंने कॉलेजेस मतलब अपने प्रैक्टिसेस बंद कर दी, लॉ प्रैक्टिसेस जो होती है वो उन्होंने कोर्ट जाना बंद कर दिया। जितने प्रोफेसर थे उन्होंने कॉलेज जाना बंद कर दिया, बच्चों ने स्कूल जाना बंद कर दिया, और फॉरेन क्लॉथ्स को बॉयकॉट किया गया कि हम फॉरेन कपड़े नहीं पहनेंगे, विदेशी कपड़े नहीं पहनेंगे। लिक्विड शॉप जलाए गए थे, जो शराब जो मतलब शॉप्स थी उनको जलाया गया था। तो अब देखते हैं इम्पैक्ट ऑफ एनसीएम। इम्पैक्ट ऑफ एनसीएम जैसे मैंने बता दिया आपको कि इम्पैक्ट क्या पड़ा था, फॉरेन क्लॉथ्स को क्या किया था, जला दिया गया था, तो इसका इंपोर्ट कम हो गया। अब इसका इंपोर्ट हाफ हो गया। कितना हो गया? हाफ हो गया एक ही साल में। अब वो वैल्यू जो थी इनकी 102 करोड़ से 57 करोड़ रह गई। ब्रिटिश गवर्नमेंट को कितना बड़ा धक्का लगा होगा सोचिए कि 102 करोड़ से उनकी जो वैल्यू रह गई वो 57 करोड़ रह गई थी, 57 करोड़ रह गई थी। तो ये एक बहुत बड़ा इंपैक्ट था कि उनके पे इंपैक्ट पड़ा, क्योंकि बहुत सारे भारतीयों ने कहा था भाई हम तो पहनेंगे ही नहीं कपड़ा, विदेशी कपड़ा नहीं पहनेंगे, कुछ भी हो जाए हमें तो भाई अंग्रेजों को भगाना है। ओके, अब ये मूवमेंट जो है हर जगह स्प्रेड हुआ था। सिटी में हुआ था, कंट्री साइड यानी कि विलेजेस में हुआ था, और पीजेंट्स के बीच में हुआ था, असम में हुआ था, और आप देखेंगे आंध्रा में भी हुआ था, ठीक है। तो ये मूवमेंट हर जगह हुआ था। तो अब देखते हैं इस मूवमेंट का जो इफेक्ट था पीजेंट्स पे क्या पड़ा, उनकी डिमांड क्या थी। तो पीजेंट्स जो थे उनकी डिमांड ये थी भाई रिडक्शन ऑफ रेवेन्यू, हमारा जो रेवेन्यू मिल रहा है यानी कि हमसे जो रेवेन्यू लिया जा रहा है, ज़मीन का जो टैक्स लिया जा रहा है उसको हटाओ या कम करो, और एबोलिशन ऑफ बेगार सिस्टम हटाओ भाई, एंड बॉयकॉट ऑफ ऑपरेसिव लैंडलॉर्ड्स। जो लैंडलॉर्ड्स ऐसे हैं जो कि ऑपरेसिव हैं, जिनका टारगेट सिर्फ पैसा कमाना है, तो उनको बॉयकॉट करो, उनको यहाँ से हटाओ, उनकी सारी पावर छीन लो, उनकी ज़मीन छीन लो। तो ये इनकी डिमांड थी। आपके क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में कि इनकी डिमांड क्या थी, आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है एनसीएम ट्रैवल एरियाज। देखिए नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट को ट्रैवल एरियाज में किस तरह से लिया गया। देखिए ट्रैवल एरिया में एक ट्रैवल एरिया में एक रिबेलियन कह सकते हैं आप, एक रिबेलियन थे जिनका नाम था अल्लूरी सीताराम राजू। क्या नाम था? अल्लूरी सीताराम राजू। नाम याद ना हो तो अल्लू अर्जुन से आप याद कर सकते हैं, आपको याद हो जाएगा। तो अल्लूरी सीताराम राजू जो थे उन्होंने एक मूवमेंट स्टार्ट किया था जो कि
आंध्र प्रदेश के गुडैम हिल्स में स्टार्ट किया गया था। पहले मैं आपको ये बता दूं अल्लूरी सीताराम राजू कौन थे। उनके बारे में कुछ कहा जाता था कि ही हैड अ पावर ऑफ करेक्ट प्रिडिक्शन। उनके पास एक पावर थी जिससे वो करेक्ट प्रिडिक्शन कर सकते हैं, यानी कि भविष्य बता सकते हैं। अब ये रूमर्स था या सच में पावर थी, सच में तो नहीं हो सकती है खैर। एंड कैन हील एंड सर्वाइव इवन बुलेट शॉट्स। बुलेट के शूट मतलब जो शॉट्स हैं वो जो अगर गोली मार दी जाए तब भी वो जिंदा रह सकते हैं और लोगों को जल्दी से हील कर सकते हैं। किसी को अगर कोई चोट लगी तो उसे दूर कर सकते हैं। तो इनके लिए ये चीज़ें फैली हुई थी कि ऐसा मानना था, जो इनके फॉलोवर थे या इनका ही मानना था कि भाई मैं ऐसा कर सकता हूँ। तो ये चीज़ें हैं जो कि आपको थोड़ा ध्यान में रखना है कि हो सकता है कि अल्लूरी सीताराम राजू के बारे में आपको एग्जाम में आ जाए कि हाउ ही वॉज इम्पॉर्टेंट फॉर द एनसीए मूवमेंट, इन गोरिल्ला मूवमेंट या इन आंध्रा मूवमेंट। तो आप इनके बारे में ये 3 चीज़ें जरूर लिख देंगे अगर आपको मार्क्स गेन करने हैं तो इनके बारे में आपको और बताता हूँ। अल्लूरी सीताराम राजू जो थे गांधी जी के फॉलोवर थे एंड ही ऑल्सो फॉलोड द नॉन वायलेंस रूल एंड नॉन वायलेंस पथ। बट जब वो देखते हैं कि भाई ब्रिटिश गवर्नमेंट उनके ही एरियाज़ में घुसते जा रहे हैं, उनको सप्रेस कर रहे हैं, तो फिर वो वॉयलेंस फॉलो कर देते हैं एंड लीड द गुरिल्ला मूवमेंट। गुरिल्ला मूवमेंट को लीड करते हैं वो, और वहाँ पे उनको सप्रेस यानी कि मार दिया जाता है। वो हार जाते हैं उस समय, तो उनको वहाँ पे मार दिया जाता है। इनका कैरेक्टर यहीं तक का है। अब बात करते हैं विड्रॉल ऑफ एनसीएम जो कि हमारा आज का लास्ट टॉपिक है। देखिए विड्रॉल ऑफ एनसीएम, गांधी जी ने एनसीएम को वापस ले लिया, नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट को वापस लिया सॉरी नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट को वापस लिया चौरी चौरा इंसिडेंट में। देखिए चौरी चौरा इंसिडेंट हुआ था। चौरी चौरा कहाँ है? चौरी चौरा जो है वो उत्तर प्रदेश में है, ये शायद लखनऊ के पास होगा, ठीक है, लखनऊ के आसपास है ये चौरी चौरा, और यूपी में है। तो वहाँ पे जो क्रांतिकारी थे, जो रेवोल्यूशनरीज थे, उन्होंने क्या किया कि आग लगा दिया, पुलिस स्टेशन में आग लगा दिया। जिस पुलिस स्टेशन में आग लगाए उस पुलिस स्टेशन में उस समय 23 पुलिस मैन थे जो जिंदा जल गए थे, और साथ में 3 सिविलियंस भी जला दिए गए थे। मतलब जल गए थे, इस चीज़ में जलाए तो नहीं गए होंगे, जल गए होंगे, तो वो सब के सब मर गए थे। एंड सो गांधी जी टुक बैक इट इन 12 Feb 1922। इसलिए गांधी जी ने इसे कब वापस ले लिया? 12 Feb 1922 को। और शुरू कब हुआ था ये आपका? ये दिसंबर 1920, यानी ये कितने साल चला? ये 2 years भी नहीं चला, अराउंड आप 2 years मान सकते हैं, कैलकुलेशन आप कर लेना। तो बेसिकली हमारा ये चीज़ था कि आपको पता होना चाहिए कि हमने स्टार्ट कहाँ से किया था। आइडिया ऑफ सत्याग्रह क्या होता है बता दिया आपको, रॉलेट एक्ट बता दिया, नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट बता दिया, इंपैक्ट ऑफ नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट, डिमांड ऑफ पीजेंट्स इन, डिमांड क्या थी आपको ध्यान रखना है, इंपैक्ट क्या है ये ध्यान रखना है, अल्लूरी सीताराम राजू कौन थे ये ध्यान रखना है, विड्रॉल ऑफ एनसीएम क्यों हुआ ये आपको ध्यान रखना है। होप्स हो कि आपको ये चीज़ें समझ में आ रही होंगी। आप इसका एक स्क्रीनशॉट लेके अच्छी तरह से इसको पढ़ सकते हैं, और इससे रिलेटेड जो PDF है जो आपके मिडिल ऑफ चैप्टर, एज आई टोल्ड यू इन earlier of the starting of this video, that it has 75 questions, that you can see the 75 questions in given link in the description में आप ये सभी लिंक्स देख सकते हैं जो 75 क्वेश्चंस हैं। उन सभी क्वेश्चंस में 40 क्वेश्चंस तक भी कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो हमने यहाँ पे शेयर नहीं किए हैं, और लैक ऑफ टाइमिंग हमने शेयर नहीं किया। आप उन क्वेश्चंस को देखिएगा, और जिस भी क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट में लिख सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसके सेकेंड पार्ट के साथ। तब तक आप पढ़ते रहिए, अपना ख्याल रखिए, और कोई ना कोई काम ऐसा ज़रूर कीजिए जिससे लोगों को खुशी हो और कोई पॉजिटिविटी सोसाइटी में फैले, ताकि आपको भी अच्छा लगे और आपका भी मन पढ़ने में अच्छी तरह से लगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू।